प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा होता है रिसोर्स का अभाव। अगर कोई मेधावी बच्चा है और पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता। अगर आप यूएस देखें, यूएस की एजुकेशन सबसे अच्छी मानी जाती है, तो जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन होगा वो सर्वाइव करेगा। तो मेरे ख्याल से कोई दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसकी एजुकेशन को रोक सकता है। अगर मेधावी बच्चा, अच्छा बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ने के लिए हम लोग उसको बियॉन्ड मीन्स हेल्प करते हैं। बच्चे जो हैं वो मोबाइल में होके रह गए हैं। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट चालू किया था लेकिन वो चला नहीं है। बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ डिसाइड करना है कि आप उस उन्नत भारत का कैसे अंश बनेंगे, किस तरीके से उस उन्नत भारत में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और उससे कैसे अपना फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। एजुकेशन हमारे सिस्टम का, हमारे देश का और हमारे कल्चर का अभिन्न अंग है। अगर हमारी एजुकेशन सही तरीके से की जाए तो शायद हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं के समाधान बिना किसी समस्या के आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं सर का। सर, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। इस समय गर्मी बहुत हो रही है और इलेक्शन के बाद एक माहौल गर्म है, अच्छा है, अच्छी आशाएं हैं हमारी। लेकिन सर, आप एक इतने बड़े प्राइवेट संस्थान के वाइस चेयरमैन हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना ज़रूर बनता है कि प्राइवेट और सरकारी एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सरकारी एजुकेशन जो है, अभी तक सरकारी एजुकेशन अच्छा काम कर रही थी, उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो 1.4 बिलियन पहुंच गई है, अब वहां तक सरकार के पास पहुंचने को, एजुकेशन वहां तक पहुंचाने के लिए संसाधनों की कमी है। वो कमी बनी रहेगी। तो ऐसे में सरकार के लिए और प्रायोरिटीज़ हैं। उस प्रायोरिटीज़ को पूर्ति करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सामने आना पड़ेगा। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और अगर आप यूएस देखें, यूएस की एजुकेशन सबसे अच्छी मानी जाती है। वहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंटीग्रेटेड है सिस्टम में। तो हम लोग जो इस तरीके से देख रहे हैं कि पब्लिक जो है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है, उसने एक बेंचमार्क ले किया है और उसके बाद अब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को उस बेंचमार्क तक पहुंचना पड़ेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यूएस में हुआ है, उसको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को डिफीट करना पड़ेगा। उसको पीछे छोड़ के उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट इतने संसाधन नहीं इकट्ठा कर सकती जनसंख्या को देख के, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना ही पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर में एक और चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम करती है, तो वो कम संसाधनों में ज़्यादा डिलीवर कर सकती है। और अल्टीमेटली हम लोग सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बातें करते हैं, तो जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन होगा वो सर्वाइव करेगा। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी रहेंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अब इम्पोर्टेंस बढ़ेगी सिस्टम। सर, जैसे आजकल देखा जाता है कि मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, बट पहले एजुकेशन सिस्टम कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो ये मॉडर्निटी एजुकेशन सिस्टम को इन्फेक्ट करती है? बिल्कुल, मॉडर्निटी। सबसे पहले तो हम कोविड के टाइम देखें। कोविड के टाइम पे जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन एकदम सिस्टम चालू हुआ था, उसने जोर पकड़ा और ऑनलाइन एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब कम नहीं होने वाला, बढ़ेगा। फ़र्क इतना है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो गए हैं, तो उसमें फिर से अगेन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर निकलेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, दे आर हियर टू स्टे, दे वुड ग्रो, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल एजुकेशन में वो बढ़ेगा। अच्छा सर, कई लोगों की धारणा ये होती है कि पढ़ाई लिखाई केवल पैसे से होती है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ लिख नहीं सकता। क्या एजुकेशन सिस्टम में इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है कि लोगों की ये धारणा बदली जा सकती है? देखिए, जो अभी आप बातें कर रहे थे पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम, तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, इंडिया देश में कोई पढ़ना चाहता है तो और उसकी कैपेबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से कोई दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसकी एजुकेशन को रोक सकता है। तो पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम उसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है और इतना डिस्काउंटेड, वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी स्टाइपेंड्स देती है, जिसकी वजह से अगर अच्छा बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने के मौके हैं अवेलेबल। अब जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल आता है, प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सेक्टर सपोर्ट करती है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर उसको
हेल्प करती है। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे चेयरमैन ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है जहाँ पर कोई भी बच्चा, अगर मेधावी बच्चा, अच्छा बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ने के लिए हम लोग उसको बियॉन्ड मीन्स हेल्प करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हम अपनी जेब से स्कॉलरशिप देते हैं और हम उसकी पूरी फ़ीस का खर्चा पूरा बेयर करते हैं। और कितने ही बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट कर गए हैं जो कि हमारी स्कॉलरशिप्स के अंडर पढ़े हुए हैं, हमारी सिस्टम से पढ़े हुए हैं और आज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा कमा रहे हैं और इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी फैमिली का भी रोशन कर रहे हैं। जी। तो मेरे ख्याल से संसाधनों के अभाव में ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्चा कोई अच्छा, अगर कोई मेधावी बच्चा है और पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता। सर जैसा आपने कोविड की बात करी, कोविड के टाइम पे हमने देखा कि होम स्कूलिंग का कुछ ज़्यादा ही कल्चर डेवलप हुआ। क्या होम स्कूलिंग बच्चे को वो एटमॉस्फेयर दे पाती है जो एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल दे पाता है? होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, लेकिन अगर आप कोविड के दौरान का वो देखें तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल में होके रह गए हैं। तो मोबाइल पे अपना इतना समय बिताने लगे हैं कि अब उनको फिज़िकल जो रिलेशनशिप्स हैं, फिज़िकल फ्रेंडशिप्स है, फिज़िकल रिलेशनशिप है, उससे वो दूर हो गए हैं। आप फैमिली को देखिए, उनके फैमिलीज़ जो हैं वो अब फैमिली बगल में ही रह रही हैं, एक ही घर में रह रही हैं, लेकिन आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, वो मोबाइल के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं। सेम थिंग फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक दुनिया का एक चीज़ है, जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। तो ऑनलाइन स्कूलिंग जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट चालू किया था, लेकिन वो चला नहीं है। हम लोग एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं कि जैसे ही कोविड के बाद सिचुएशन खुली तो बच्चा कॉलेज में आया, बच्चा कॉलेज में एक ओपन स्पेस चाहता है। MIT उसे प्रोवाइड कर रहा है खुला ही ओपन स्पेस, क्योंकि एजुकेशन इज़ एनवायरनमेंट फ्री। एजुकेशन को एक ओपन स्पेस चाहिए होती है, अगर उसको स्प्रेड करना पड़ता है, अगर नॉलेज शेयर की जाती है। तो एज ए MIT इंस्टीट्यूट हम लोगों ने वो ओपन स्पेस रखी है और हमारा जो हरा भरा कैंपस है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। बच्चे आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ में जो भी अपना टाइम है नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप शेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं जो घर पे नहीं हो सकती है। घर से जो स्कूलिंग है उससे आदमी का नॉलेज तो इम्पार्ट की जा सकती है, लेकिन उसका ओवरऑल कैरेक्टर, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की जा सकती है। तो वो फिज़िकल इंटरेक्शन एक मस्ट है और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो फिज़िकल इंटरेक्शन हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता है। तो फिज़िकल एजुकेशन इज़ मस्ट और ये कोविड में हमने देख लिया है। बेसिकली इस बात को इससे कंपेयर किया जा सकता है कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही वाइब आती है। इंसान पर हर जगह सकता है, बट इंस्टीट्यूशन और कॉलेज उसको वो माहौल देते हैं, वो ग्रोथ देते हैं जो उसको चाहिए। बिल्कुल, जो उसको एक घर से बाहर निकल गया, बच्चे को घर से बाहर निकल के एक नया एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, उसकी ट्रेनिंग कर सकें। सर आप इतने बड़े संस्थान के वाइस चेयरमैन हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। सर क्या क्या कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ती हैं इस दौरान? क्या आप हमारी ऑडियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा होता है रिसोर्स का अभाव। अगर आप सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देखिए तो उनको फंडिंग विभिन्न तौर से फंडिंग मिलती है। उनको DST की फंडिंग मिलती है रिसर्च के लिए, उनको डिफरेंट जो एजुकेशनल बॉडीज़ हैं उनसे सपोर्ट मिलता है। हम एज अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब भी हम सपोर्ट के लिए जाते हैं, जब भी हम मांगते हैं कि हम R&D में एक अच्छा बेस बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं, तो वो हमें बनाने में हमें बरसों लग जाते हैं। जी। साथ ही साथ में हमको एक और प्रॉब्लम होती है फैकल्टी जो है टिपिकली आज भी गवर्नमेंट मेंटेलिटी है कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए। तो जितनी भी अच्छी फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी की कोशिश करती है, और जैसे उसे सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसे नौकरी मिलती है, वो वहाँ से चला जाता है। हो सकता है बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी पॉलीटेक्निक में जाएँ, उनका जो ओवरऑल कैरियर डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ एज एन एकेडमिशियन वो रुक जाए, वो बढ़े नहीं, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। इस वजह से जो रिसोर्सेज, जो फैकल्टी रिसोर्सेज हमारे पास रह जाते हैं वो उस क्वालिटी या उस स्तर के नहीं होते हैं जो होने चाहिए। तो ओवरऑल एज अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोग एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंडर हमें बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ती है फॉर आवर सर्वाइवल टू आवर स्टूडेंट्स, सो दैट दे कीप ऑन कमिंग। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने समय देखा है जहाँ पर पहले हम लोगों को दिक्कत होती थी,
लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए जी, तो वो प्राइवेट कॉलेज में आएंगे तो ज़्यादा उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आना उन्होंने चालू कर दिया। अच्छे बच्चे, मेधावी बच्चे अब धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेस में आ रहे हैं। सर अगर हम कंपेयर करें कि पहले जब हम छोटे थे या पहले की जनरेशन, हमें फ़ोन नंबर और बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाती थी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम शायद अपनी याददाश्त को कमज़ोर करते जा रहे हैं। आपको इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर वक्त का एक तकाज़ा होता है। शुरू में हमें पाठ पढ़ाए जाते थे, टेबल सिखाए जाते थे, लेकिन आज ये सब फैसिलिटीज़ सारी इजीली अवेलेबल है। पहले हम लोग वो ग्रामर पे रख के सिखाया जाता था। हमें याद है हम लोग एक्सरसाइज करते थे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर को सुधारने के लिए, लेकिन आज ऑलरेडी गूगल या किसी भी चीज़ों में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। फ़र्क इतना है कि पहले जो हम लोगों पे फोकस किया जाता था नॉलेज बेस्ड, जहाँ पर हम लोग मेमोरी पे काम करते थे, आज की डेट में हम लोगों का काम फोकस हो गया एनालिटिकल, लॉजिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। धीरे धीरे जो रिमेम्बरिंग वाला काम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि जो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम लॉजिकली, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकें इनटू डिसीजन मेकिंग, इनटू इंफॉर्मेशन मेकिंग। डेटा की इस समय कमी नहीं है, डेटा बहुत है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन में और इंफॉर्मेशन से नॉलेज को कन्वर्ट करने में जो कैपेबिलिटी है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने अपने कीमती समय में से हमें टाइम निकाल के ये सब कुछ बताया। जाते जाते जो स्टूडेंट हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि भविष्य में अगर वो किसी कोर्स को करना चाहते हैं, किसी सेक्टर में आना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो उनके लिए लाभदायक होंगे? देखिए, जैसे सेक्टर जो पुराने सेक्टर थे वो सेक्टर वही चलते रहेंगे। फ़र्क इतना हो जाएगा कि आगे जाके टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप सपोज़ लीगल कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, कोई भी लाइन आप पकड़ें, उस लाइन में आपको अच्छा इंक्रीज़ करना है, अपनी वैल्यू बनानी है, तो टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन अब उसमें आ गया है। तो आपको टेक्नोलॉजी आनी पड़ेगी, तो टेक्नोलॉजी से आप अछूते नहीं हैं, पहली चीज़। लेकिन आगे जाके जो हम लोग देख रहे हैं, स्किल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स बहुत किसके बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसमें हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन एजिंग भी हो रही है तो हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो हेल्थ केयर में बहुत कसके डिमांड आएगी। हेल्थ केयर डिमांड इंडिया तक ही नहीं, इंडिया के बाहर भी रहेगी, क्योंकि बाहर की पॉपुलेशन और ज़्यादा एजिंग हो रही है। तो डॉक्टर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, पर डॉक्टर्स, हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाता, तो डॉक्टर के साथ साथ आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, नर्सिंग की बनेगी, पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बनेगी, और डॉक्टर्स के अलावा आयुर्वेद डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, ये सब, इन सब की भी डिमांड बढ़ेगी। तो आगे जाके जो हम देख रहे हैं लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर में बड़ा कस के काम होने वाला है। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आ रही है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती आ रही है तो स्पेशलाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा को कैसे, डेटा साइंसेस टूल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। बहुत सारी फील्ड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, स्पेशलाइज फील्ड्स, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में, उसमें काम बढ़ेगा। स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जिसकी आगे ग्रोथ होने वाली। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, वी विल लुक फॉर अदर प्लैनेट्स फॉर लाइफ, या अपना लाइफ सेटलमेंट का हम लोग दूसरे उसमें ढूंढेंगे। तो आगे वाली जनरेशन को स्पेस पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्पेस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस पे काम करेंगी, उस पे काम होगा। स्पेस पे बहुत अच्छा काम होगा। एग्रीकल्चर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही खाने की नीड्स बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर पे बड़ा कसके काम होना। तो फील्ड तो सारी ही बढ़ेंगी। आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लीगल इश्यूज़ होंगे, लॉयर का काम बढ़ेगा। तो मान के चलिए जैसे जैसे बढ़ेगा काम, वैसे वैसे हर फील्ड में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बट उसमें अब टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। तो हर आदमी को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन अपने सिस्टम में भी सीखना पड़ेगा, एक एडिशनल स्किल सेट्स डालने पड़ेंगे। सर ये लास्ट हुआ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए या हमारे जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उनके लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज आप अगर उनको कन्वे करना चाहें तो उनके लिए शायद वो एक काफ़ी एक अच्छा पंप होगा। देखिए, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, जैसे जैसे आप लोग जैसे जैसे अगर हम लोग देखें तो अब मोदी जी आएंगे 3.0 में, तो काम होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे। हमारी कंट्री की ग्रोथ और ज़्यादा रैपिड ग्रोथ बढ़ेगी, फास्ट बढ़ेगी। 2027 तक हम लोग बातें कर रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनने की। ऐसे में
बच्चों, ये आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप एक हम लोग एक जो पुराना इंडिया था, जो हम लोग कहते थे गोल्डन चिड़िया, वही हम लोग दोबारा बनने जा रहे हैं। और आप लोगों की उम्र में आप लोग उस इंडिया का, भारत का पार्ट हो गए, जो कि एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ऐसे में बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ डिसाइड करना है कि आप उस उन्नत भारत का कैसे अंश बनेंगे, किस तरीके से उस उन्नत भारत में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और उससे कैसे अपना फ़ायदा उठाएंगे। ये सब आपको सोचना है। स्किल सेट्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में अवेलेबल है। आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और उस कैरियर में लेकिन ऊंचाई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कैरियर कोई भी चुने, लेकिन उस कैरियर में आपको ऊंचाई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उस ऊंचाई पर रहकर अपने आप को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया हमारी ग्रोथ पाथ पे है। इस इंडिया को आप लोग अब आगे के ले जाइए, बढ़ाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ज्ञान वाली चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को बताई। मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ कि इसमें से आपने अपने काम की चीज़ें अपनी जेब में जरूर रखनी होंगी, ताकि वो आपके भविष्य में काम आए। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी सब आपको पता ही है। जय श्री राम, जय हिंद।